तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी? कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक ठीक आपके लिए वही चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको यहाँ पर हम बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कक्षा 12 में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड में आने वाले जो प्रश्न हैं 95% आने वाले प्रश्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आप सभी लोग को जाना है वहां पर, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और एकदम बेहतरीन वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना है। कहीं आपको छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे और 95% यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग के सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती? ऐसी किसकी व्याख्या है जो तरंग के सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है? तो चार ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या है? व्यतिकरण है, दूसरा विवर्तन है, तीसरा ध्रुवण है, चौथा क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न में से किसकी व्याख्या है जो तरंग के सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन, अगर आप आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा जो तरंग सिद्धांत है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती है, जो हाइगेंस है इनके अनुसार जो प्रकाश तरंगे होती हैं क्या होती हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, वैद्युत चुंबकीय या यांत्रिक गोलीय। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, कौन सी कुंडली के लिए? एक समतल वृत्ताकार, मतलब कहने का मतलब कोई समतल हमारी क्या है? कुंडली है, ठीक है। उसके लिए क्या है यहाँ पर दे रखा है? उसके लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। किसका? स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं, माना आर त्रिज्या तथा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम मान लेते हैं, माना आर मीटर त्रिज्या, क्या मान लेते हैं? आर मीटर त्रिज्या तथा एन फेरों की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में, किसमें? एन फेरों की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अतः कुंडली के केंद्र पर, मान लीजिए कोई हमारा कुंडली है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बी बराबर कितना हो जाएगा? μ0 Ni/2r, ठीक है। कितना हो जाएगा? μ0 Ni/2r, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। माना कुंडली के संपूर्ण तल में, किसके? कुंडली के संपूर्ण तल में चुंबकीय क्षेत्र बी, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक समान है। क्या है? एक समान है। अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी इंटू ए। क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। जहां ए कुंडली का क्षेत्रफल है, ठीक है, ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल है। और यहां पर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी इंटू ए। क्या? बी इंटू ए, ठीक है। b का मान कितना दे रखा है? ऊपर हमने निकाला है μ0 Ni/2r। तो यहाँ से b का मान μ0 Ni/2r रख देंगे और इंटू में r का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों a का मान रखेंगे पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरा लिखेंगे तो μ0 पाई nri/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। अब देखिए यल इक्वल टू क्या होता है? n फाई अपान आई। तो यह आई बराबर क्या हो जाएगा? n अपान आई बराबर μ0 पाई nri/2, ठीक है। तो यहाँ से अतः समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा? यल बराबर μ0
पाई एन आई एन स्क्वायर आर अपान 2, कितना म्यू 0 पाई एन स्क्वायर आर अपान 2। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से, किसकी सहायता से, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसकी सहायता से, दिए गए परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 बराबर 18 वोल्ट, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 1 ओम, E2 बराबर 12 वोल्ट। ये आपका पूरा फिगर दे रखा है। ठीक है, तो इससे आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, कितना E1 बराबर 18 वोल्ट, E2 बराबर 12 वोल्ट और R1 बराबर 2 ओम, कितना 2 ओम। ठीक है, तो R2 बराबर 1 ओम हो जाएगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, किसका, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2, कितना E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा टोटल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए E1 का मान कितना है 18 और R2 का मान कितना है 2 है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए E1 R2, तो E1 R2 का मान देखिए 1 है। ठीक है, और E2 R1, E2 का मान कितना है 12 है और R1 का मान 2 है। तो यहाँ पे रख देंगे 12 × 2 अपान R1 प्लस R2 यानी कि 1 + 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 14 वोल्ट। कितना हो जाएगा आपका आंसर 14 वोल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। किसके, भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। तो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध, किसमें, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध V बराबर H tan थीटा। V बराबर क्या हो जाएगा H tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। H बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। V बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नति कोण। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है V/H या थीटा बराबर tan इनवर्स V/H। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक, मान लीजिए कोई स्थान है जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर हैं। क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। उस स्थान पर नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। किसका मान, नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, यदि नमन कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा V/H। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा V/H। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा V बराबर H। ठीक है, तो कंडीशन है आपके लिए, क्वेश्चन में ही दे रखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है। ठीक है, उस स्थान पर नमन कोण का मान परिकलित कीजिए। तो यदि नमन कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर V/H, प्रश्नानुसार V बराबर H। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री या नमन कोण बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा आंसर जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, समान तरंग दैर्ध्य और समान आयाम की, किसकी, समान तरंग दैर्ध्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 कलांतर पर मिलती हैं। कितने पर, 180 कलांतर पर मिलती हैं। तो वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा, वहाँ पर जो परिणामी आयाम है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो दिया है फाई बराबर 180 डिग्री, कितना दे रखा है फाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और सूत्र AR बराबर कितना होता है √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, ये आपके लिए होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा -1। कितना, cos 180 डिग्री बराबर -1। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए A1 बराबर A2 है, AR बराबर 0। तो AR बराबर देखिए ध्यान दीजिएगा AR बराबर 0 कैसे हुआ, √2A - 2A बराबर 0, इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवर्तन से आप क्या समझते हैं
किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। कितने? 5000 एंगस्ट्रॉम का जो तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है वो अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में, किसमें? विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ठ, जो प्रथम निम्निष्ठ है उसके केंद्रीय उच्चिष्ठ से, ठीक है, किसके? उसके केंद्रीय उच्चिष्ठ से कितनी कोणीय चौड़ाई पर, किस पर? कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको निकाल कर हम आपको बताते हैं। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना होता है? 5000 एंगस्ट्रॉम, या 5000 इंटू, देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताएंगे, और अगर आपने बता दिया तो मैं समझ सकता हूं कि आप हमारी वीडियो को वॉच अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को जवाब देना है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर आप सभी को लिख कर बताना है। स्लिट की चौड़ाई दे रखा है 2 × 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। यदि प्रथम निम्निष्ठ, जो हमारा प्रथम निम्निष्ठ है, विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र से, कहाँ से? विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र से थीटा कोण पर प्राप्त होता है। किससे? थीटा कोण पर प्राप्त होता है। तो ई साइन थीटा बराबर n लैम्डा, क्या? ई साइन थीटा बराबर n लैम्डा, ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो n बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपान ई, या 5000 × 10⁻10 अपान 2 × 10⁻5। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये तो लैम्डा का मान हो गया, ठीक है, -0.025, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स पॉइंट, ये देखिए ये बराबर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बराबर में आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में आपका ये आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मान 5000 × 10⁻10 है और ई का मान इतना दे रखा है। इसको सॉल्व करने पर हमें 0.025 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा? साइन इनवर्स 0.025 बराबर क्या हो जाएगा? 1.43, ठीक है। यानी कि अगर इसको रेडियन में चेंज करेंगे 2.5 × 10⁻2 रेडियन, ठीक है, आपके लिए आ जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई है कितना हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई, कितना हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 1.43 बराबर 2.86, कितना? 2.86, या 2 × 0.025 बराबर क्या हो जाएगा? 5.0 × 10⁻2 रेडियन, ठीक है। ये आपके लिए दिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यदि समान आयाम ए की, कोई हमारा समान आयाम है, आयाम का मतलब जो आपका ए है, ए की 2 प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से, 2 प्रकाश तरंगों का जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम, क्या? परिणामी तरंग का आयाम ए ही प्राप्त हो, क्या हो? ए ही प्राप्त हो, तब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा? इन दोनों मध्य कलांतर क्या होगा? परिणामी आयाम a² r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे a² बराबर a² प्लस a² प्लस 2a × a cos फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, यहाँ पे सभी जगह देखिए a होगा, क्योंकि जो आयाम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? सारे आयाम को यहाँ पर हमने बराबर कर लिया है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, अगर हम आपको बताना चाहें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि समान आयाम की, आयाम क्या है? सभी का समान है, ठीक है, कि 2 प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से, 2 प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम जो है ए ही प्राप्त हो, तब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा? इन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा? परिणामी आयाम भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a² r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a × a, सभी जगह क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो यहाँ पे a² होगा, यहाँ पर 2a² प्लस 2a², ठीक है, cos फाई। यहाँ से a² बराबर 2a² यानी कि 1 प्लस cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ बराबर 1 प्लस cos फाई, यानी cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? -1/2, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें यहाँ पर तो 120 डिग्री, और यहाँ पर
इसका देखिए कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, जहां P बराबर क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा R द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षित बिंदु की दूरी। ठीक है, ये टोटल मेरे प्यारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।